ऐड वगैरह तो कौन दिखा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल लहर क्लासेस पर मैं पीसी रोज आपको हिंदी व्याकरण करवाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी एकदम सकुशल होंगे, मेरे सभी साथी बढ़िया अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षा जो है वो होने वाली है। हालांकि उसकी कोई अभी नियत तिथि तो नहीं पता हमें, लेकिन बहुत ही जल्द संभावित है। तो हमें अभी से तैयारियां करनी है, उसके लिए कमर कसनी है। तो मेहनत जारी रखिएगा। जैसा कि आपके प्रिय सर कहते हैं, दिनेश सर, जिनको हम प्यार से लहरिया सर बोलते हैं, है ना, लहर क्लासेस, तो हम उसको सभी स्टाफ पूरा उनको प्यार से लहरिया सर बोलते हैं। तो वो बोलते हैं ना कि सपने होंगे सच। तो इसी उम्मीद आशा के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। सभी का नमस्कार। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो आप लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए और सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो जितना ज्यादा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए सभी साथी, और शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आपके सभी साथी बंधुओं तक पहुंच सके ये बात। हाँ जी, सुनील, महेश, नंद किशोर, मनीषा, यश, ओम प्रकाश, पूजा, नारायण, SK झुंझुनू, पूजा चौधरी, स्वागत सभी का। नमस्कार अनीता जी, जय श्री कृष्णा, नाज खान। हाँ जी, रोज लाइव आएंगे, अब आते नहीं थे अब तक, अब से आएंगे। हाँ जी, गणो गणो राम राम। तो राम राम, नमन प्रणाम, खमा गणी, जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी का। हाँ जी, तो करें शुरू। पर सभी विद्यार्थी पहुंच गए। हाँ जी, दिलकुश, मीणा, हाँ थे भी, थारी भी राम राम, प्रेमलता, SJM, रुबीना, पूजा, मोनू। तो रोजाना लाइव आएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, देवेंद्र बिश्नोई, सिरजैली, बिल्कुल ठीक है। तो प्रिंस, सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। एक तो छोटी सी आपको सूचना ये रही आपके सामने, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारी कर लो पर प्री BSTC का जो कोर्स है वो लाइव कोर्स मात्र और मात्र, इससे सीमित शुल्क क्या ही हो सकता है ना, 599। और रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो मात्र 499। और यदि आप क्लासरूम जो चलती है ऑफलाइन उसका रिकॉर्डेड कोर्स चाहते हो तो वो कितने में मिलेगा? 551। तो आप जो है, जो भी साथी इसका लाभ उठाना चाहें तो आप बड़े आराम से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयारी कर लो पर जाइए और इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं नियत शुल्क पर जो है वो देकर। अब अपने ज्यादा समय नहीं जो है व्यर्थ करेंगे, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, तो अपने जो है वो शुरू करते हैं हमारी कक्षा। ठीक है, तो कक्षा शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो चर्चा करने वाले हिंदी व्याकरण पर। और हिंदी व्याकरण जो है उसको सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। और हिंदी व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, 3 टुकड़े होते हैं, 3 भाग होते हैं, खंड होते हैं, इकाइयां कह लो। तो हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। सभी साथी जुड़े रहिएगा, साथ साथ वीडियो को जो जो आ रहे होते हैं तो लाइक करते रहिएगा ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़े और स्नेह उत्साह के साथ आपसे जुड़ पाए। हाँ जी, अब इसके बाद अपने बात करें तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण को और क्या कहा जाता है? ध्वनि भी कहा जाता है। सामान्य अगर आप बात करो तो कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां। कौन कौन सी? वर्ण, नंबर 2 शब्द और नंबर 3 वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों से क्या बनता है? शब्द। और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो मैं कह सकता हूं कि वर्ण जो है ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई। शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, ज्यादा विस्तार से लिखने की क्या आवश्यकता है कि भाषा की कौन सी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये बात आपको समझ आ गई आराम से? क्योंकि वर्ण पता है किसको कहते हैं? वर्ण कहते हैं स्वर और व्यंजनों को। तो स्वर और व्यंजनों से छोटा कुछ नहीं होता। फिर अपने बात करें शब्द किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का
सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जो है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और आपको पता है कि वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो आप कह सकते हो कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक नाम जरूर रखना आप साथ में, क्योंकि आप सीधा कह दो कहीं कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता है तो नहीं कहलाता। ये भी बता देंगे तेपेंद्र जी, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी कौन सी होगी, सब बताएंगे आपको, चिंता मत करो आप। आपने सीधा ये नहीं कहना कि वर्णों का समूह शब्द कहलाता। वर्ण तो ऊट पटांग कैसे भी लिख दो तो शब्द नहीं बन जाएगा। वर्णों का ऐसा समूह जो कोई अर्थ प्रदान करे उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। तो आपने ये लिखना है कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य। फिर आप एक बात और लिख सकते हो वाक्य के लिए कि भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या होती है? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। और भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? ये भी वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य, क्योंकि वाक्य से छोटा जो है, सॉरी, वाक्य से बड़ा जो है वो कुछ नहीं होता। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। और अपने ये भी कह सकते हैं कि भाषा की पूर्ण इकाई भी क्या होती है? वाक्य, क्योंकि पूरी बात जो है वो आपको केवल वाक्य बता सकता है, वर्ण और शब्द नहीं बता सकता। जैसे मैंने आपको एक वर्ण बोला कै, तो कै से आपको किसी बात की पूर्णता का पता नहीं चलता। मैंने आपको एक शब्द बोला कमल, आप समझना कै वर्ण था, इससे कुछ नहीं पता चला। मैंने बोला कमल, तो कमल शब्द को देखकर आप नहीं बता सकते कि यहाँ कमल किसी व्यक्ति की बात हो रही है, लड़के की, या फिर कमल फूल की बात हो रही है, नहीं बता सकते शब्द देखकर। लेकिन यही मैं कह दूं कमल पढ़ रहा था, तो इससे आप तुरंत बता दोगे कि कमल पढ़ रहा था, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? लड़के की। और लड़के की बात भी क्या हो रही है? कि लड़का वो पढ़ रहा था। तो आपको पूरी बात जो है वो केवल कौन बता सकता है? वो वाक्य बता सकते हैं। कौन बता सकते हैं? वाक्य। तो भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है? वाक्य। ठीक है। हाँ, वहां भी है क्लास, वो 7 बजे है। अब सुनिएगा इसके बाद, अब 2 प्रश्न और बनते हैं। वो ये है कि वर्ण जो है ना, वर्ण ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि भी जो है ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क समझ लो, बड़ा आराम से समझ। अपने भाषा का प्रयोग 2 रूपों में करते हैं, बोलने में और लिखने में। आपको पता है कि आप बोलोगे स्वर और व्यंजनों को तो किस रूप में बोलोगे? ध्वनि के रूप में बोलोगे। और किस रूप में बोलोगे? और यदि आप लिखोगे तो लिखोगे किस रूप में? वर्ण के रूप में। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और वर्ण जो है ये लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि जो है ये मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब बात स्पष्ट होगी। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी भावार्थ इकाई वाक्य बता देंगे, सब बताएंगे, आप चिंता मत करो। अब आप सुनो, हिंदी व्याकरण को आपने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटी इकाई आए तो आपने ये उत्तर देना वर्ण। वर्ण ऑप्शन में नहीं हो तो चुन लेना ध्वनि। ध्यान से सुनना, आराम से बात कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, वर्ण और ध्वनि दोनों ऑप्शन में आप उत्तर चुनना वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण विकल्प में नहीं हो तो आपने उत्तर क्या चुनना है? ध्वनि होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है। इसके बाद अपने आगे बात करें तो बात आती है कि वर्णों से क्या बनता है? शब्द, और शब्दों से क्या बनता है? वाक्य। तो आप कह सकते हो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, भाषा की पूर्ण इकाई भी क्या होती है? वाक्य। अब वर्ण और ध्वनि को और आगे वर्गीकृत करें तो बात आती है कि वर्ण जो है वो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि जो है वो बोले गए मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई होती है। अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? अब एक बात शब्द की ओर लिख देता हूं मैं। पता क्या है? वर्णों का अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना।
अपने अर्थ की बात करें ना, तो स्वर और व्यंजनों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे ए स्वर है तो इसका कोई अर्थ नहीं, क व्यंजन है तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो अगर कोई पूछ ले कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्णों का तो अर्थ होता नहीं है, यानी स्वर व्यंजनों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वर्णों से बने हुए शब्द का तो अर्थ होता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। तो आप शब्द के बारे में कह सकते हो एक बात, वो ये है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो होती है शब्द। अब बताओ, ये इतनी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? पूनम ऑफिशियल कह रहे हैं सर आप कहाँ से हो? मैम मैं श्री गंगानगर से संबंध रखता हूँ, और वर्तमान में मैं जो है आपके अपने प्रिय सभी गुरुजनों के साथ जयपुर में जो है वो शिफ्ट हो चुका हूँ, और आपकी ऑफलाइन एकेडमी आर्यवर्त से संबंध रखता हूँ। मैं वहाँ ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन आपका अपना लहर क्लासेज है, आशु जी के ट्रिक है, तैयारी कर लो है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन तैयारी कर लो है, तो वहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, तो आप सभी जो भी प्रश्न पूछोगे मैं बड़े प्यार से आपको ना उनके उत्तर दूंगा। तो कोई परेशानी हो तो बताइए। बाकी निजी जानकारियों से आपको क्या ही है ना, हमें तो पढ़ने से मतलब है, तो आप ये ध्यान रखना। अच्छा, अब इसके बाद अपने आगे बात करें तो बताओ, यहां तक की बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यहां तक की बात बता दीजिए, आपको समझ आई कि नहीं आई? हाँ जी, बताओ बताओ जल्दी बताओ। शिवा मीणा, ऐप में क्लास ली थी ना? क्यों नहीं ली थी? ऐप में क्लास ली थी आज? हाँ जी, यहां तक की बात समझ आ गई? किसी को कोई परेशानी नहीं? एकदम स्पष्ट है, क्लियर है? तो बढ़े आगे। हाँ जी, बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। तो अब आप सुनिएगा, इसके बाद अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है स्वरों की। पहले बात करते हैं चलो वर्ण। अब आपको पता है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो यदि आप 11 और 33 को जोड़ दो, 11 प्लस 33, तो ये कितने हो जाते हैं? 44। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, तो वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं। ये बात खत्म। अब आप बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? बताओ बताओ, कोई परेशानी? स्पष्ट है? ठीक है, स्वर और व्यंजन की बात होगी। अब स्वर 11 कौन कौन से होते हैं वो सुनिएगा। वो 11 स्वर होते हैं: ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, फिर आता है री, फिर आएगा ए, आई, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं, भी ध्यान रखना। 11 के अलावा क्या होते हैं, क्या नहीं होते, सब पर चर्चा करेंगे। आप एक बार ये बताइए कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, और ये लिखे हुए आपके सामने: ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, हाँ जी, पूरी हिंदी मैं आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करवाऊंगा। जैसे एक दिन एक टॉपिक उठाएंगे, उसके प्रश्न करेंगे, और उन प्रश्नों के साथ जो है उस टॉपिक की, उस प्रकरण की, उस बिंदु की पूरी व्याख्या करेंगे, डिटेल से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो ये अपने 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब ये जो 11 स्वर होते हैं ना, इनमें से 4 तो ह्रस्व स्वर होते हैं। 11 स्वरों में से ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये ध्यान रखना। ह्रस्व या लघु, ह्रस्व स्वरों को लघु स्वर भी बोलते हैं, और ह्रस्व या लघु स्वर जो है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन से होते हैं?
वो होते हैं ए, ई, उ और री, ये छोटे होते हैं भी, ठीक है। कौन कौन से? ए, ई, उ और री, ये चार हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। इनको ह्रस्व छोटे स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मात्र एक एक स्वर से बने। ए केवल ए से, ई केवल उ से, उ से और री केवल री से बना है, ठीक है। और दूसरा जो आता है प्रकार वो आता है हमारा दीर्घ स्वर। पहला ह्रस्व स्वर और नंबर 2 कौन सा आएगा? दीर्घ स्वर। तो मैं ज्यादा बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत अधिक लगता है और हमें पूरी हिंदी कवर करनी है, तो आप ध्यान से सुनते जाइएगा आराम से। बात यह है कि आप देखिए मैं जैसे बोल रहा हूं वो बात आगे दोबारा जाकर मैं पूछूंगा आपसे, तो आपको वो बातें याद रखनी है। अब मैं जो जो बोलूंगा एक एक छोटी छोटी पंक्ति आपको याद रखनी, मैं दोबारा पूछूंगा आपसे। मैं आपको कहता हूं अब कि 11 में से अगर 4 ह्रस्व स्वर होते हैं तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। अब वो 7 दीर्घ स्वरों में पहले मुझे बताइए आरंभ के 3 दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो आरंभ के 3 दीर्घ स्वर आप मुझे बताओगे आ, ई और उ। तो आरंभिक 3 दीर्घ स्वर कौन से हो गए? आ, ई और उ। फिर मैं आपको कहूं कि अंतिम 4 दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं। ए, आई, ओ और औ, ये होते हैं। तो अब आप बताइए कि दीर्घ स्वर कितने हो गए? 7 आरंभ के 3 दीर्घ स्वर है आ, ई, उ और अंतिम 4 दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए, आई, ओ और औ। सब याद करवा देंगे, आप चिंता मत करो, एक बार इधर ही ध्यान रखो, मैं करवा रहा हूं तो करवाऊंगा सब आपको। अब इसके बाद अपने आगे बात करें तो बात आती है ये कि इनको दीर्घ क्यों कहते हैं और इनको ह्रस्व या छोटे क्यों कहते हैं। एक बात और सुनिएगा आप, वो ये है कि दीर्घ स्वरों को लघु स्वर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान, सॉरी, दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है, गुरु स्वर। ह्रस्व छोटे होते हैं तो इनको लघु स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ बड़े होते हैं तो गुरु का मतलब बड़ा ही होता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने बात करें तो बात आती है कि इनमें ऐसा क्या बड़ा है। तो आप ध्यान से समझना, जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना छोटे वाले, वो मात्र एक एक स्वर से बने और वो भी खुद से। ए केवल ए से, ई केवल ई से, उ केवल उ से और री केवल री से बना है। और दीर्घ स्वर जो है वो कितने स्वरों से बने हैं? 2-2 स्वरों से बने। कितने स्वरों से बने हैं? 2-2 स्वरों से बने हैं। तो अब आप सोचो कि जो एक से बड़ा बना है वो छोटा है, जो 2 से बना है वो बड़ा है, यानी दीर्घ है, सिंपल है। अब आप सुनिए, हम बात करते हैं कि आ किससे बना है, तो याद रखनी है आपको ये बातें हर हाल में। आ किससे बना है? ए प्लस ए से। आ किससे बना है? ए प्लस ए से। ई किससे बना है? ई प्लस ई से बना है। उ किससे बना है? उ प्लस उ से बना है। तो ये 3 तो सिंपल है कि 2 ए मिलकर आ बनाते हैं, 2 छोटी मिलकर बड़ी बनाते हैं, 2 छोटे उ मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ा उ बनाते हैं। और री किसी से मिलकर, ये बात स्पष्ट है। अब आप बताओ यहां तक कोई अब बात आती है अंतिम 4 स्वरों की, ए, आई, ओ और औ की, ठीक है। तो ए, आई, ओ और औ भी कितने स्वरों से बने? 2-2 से। एक स्वर की समस्या जो है वो पहले खत्म कर देते हैं, और वो क्या है कि एक स्वर कौन सा आएगा? चारों में कॉमन आएगा, ए। ए तो चारों में आएगा ही आएगा, चारों में आएगा, स्पष्ट है। अब बात आती है कि ए में कौन सा स्वर मिलाया जाए कि क्रम से ए, आई, ओ, औ बन जाए। तो आप देखो ए में आपने ए ही मिलाया तो क्या बन गया? आ। तो आपने आ तो पहले बना दिया, नहीं आप इस तरफ नहीं बढ़ सकते, तो क्यों ना आप इस तरफ बढ़ जाओ, ए में क्या मिला दो? ई मिला दो, तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। और अब आगे वाली गड़बड़ मत करना, कहीं आप सोचो कि ए में छोटी ई मिलकर ए बनता है तो ए में बड़ी ई मिलकर ई बन जाएगा, नहीं नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। ए में ई मिलाने पर ए बनता है और ए में ये ए मिलाओ तो क्या बनता है? आई बनता है, याद रखें। इसी तरह आप देखो ए के नीचे कौन है? ओ, तो इधर ई के नीचे कौन है? उ, तो ए में यदि आप उ मिला दो तो क्या बनता है? ओ, और ए में ओ मिला दो तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये बात याद रखनी।
इस बार 12th की है तो आगे क्यों? तो पवन जी वो तो आप निर्धारित करोगे कि आप आगे जो है आपको जो स्नातक करनी है यानी बीए करनी है कि बीएससी करनी है कि बीकॉम करनी है या आप बीएसटीसी करना चाहते हो या आप 4 वर्षीय कोर्स करना चाहते हो, वो तो आप निर्धारित करोगे। तो ये बातें थी किसके बारे में? स्वरों के बारे में। ठीक है, अब ध्यान देना ये आरंभिक 3 दीर्घ स्वर में तो कोई मुद्दा नहीं है, रहती तो बात अंतिम 4 स्वरों की है। ठीक है, अंतिम 4 स्वर कौन से? ए आई ओ औ, इनमें एक स्वर कॉमन है, वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कौन कौन सा? ए तो चारों में आएगा, ए में ई मिलाया तो ए और ए में ए मिलाया तो आई, ए में ऊ मिलाया तो ओ और ए में ओ मिलाया तो क्या बनेगा? औ बनेगा। इस तरह जो है वो सारे के सारे जो 7 दीर्घ स्वरों का निर्माण होता। ठीक है, अब इसके बाद आगे ध्यान देना, ये जो स्वर हैं ये स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में जुड़ते हैं। स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में जुड़ते हैं, ये बात बाद में बताऊंगा। चलो पहले एक बात और बतानी है मुझे, मात्रा रूप में जुड़ते हैं पर भी चर्चा करेंगे, पहले एक बात पीछे चल। अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने आपको ये तो बता ही दिया, अभी आरंभ के 3 दीर्घ स्वर पूछूं तो आप बताओगे आ ई और उ, अंतिम 4 दीर्घ स्वर पूछूं तो आप बताओगे ए आई ओ और औ, ये पूछूं कौन सा किससे बना तो भी बता दोगे। अब आप ध्यान देना 11 स्वरों में से एक री ऐसा स्वर है जो अकेला आता है, बाकी सब दो दो के जोड़े के रूप में आते हैं, बाकी सब दो दो के जोड़े के रूप में आते हैं। तो ये बात याद रखना कि जो दो दो के जोड़े के रूप में आते हैं वो एक दूसरे के साथी स्वर हैं, क्योंकि जब आप स्वर संधि करोगे ना, हमारा मुख्य टॉपिक है संधि, संधि में स्वर संधि करोगे तब आपको पता चलेगा कि स्वर संधि में साथी स्वर जो है वो हमेशा साथ आते हैं। तो अब आप ध्यान देना कि ये जो दो दो के जोड़े के रूप में आते हैं ये एक दूसरे के साथी स्वर है। मैं आगे जाकर पूछूंगा तो आप बताइए मुझे, मैं कहूं ए का साथी कौन तो आ और आ का साथी कौन? ए, ये दो ही है एक दूसरे के साथी स्वर। ई का साथी ई, उ का साथी उ, ए का साथी आई और ओ का साथी औ। तो 10 स्वर ऐसे हैं जो 5 जोड़ों में आते हैं, युगम के रूप में आते हैं। तो ये हमेशा आगे ध्यान रखना, जब आप स्वर संधि करोगे तो साथ ही स्वर साथ आएंगे, यानी जहां ए आ गया वहां आ तो आएगा, ई आ गया वहां ई आएगा, उ आ गया वहां उ आएगा, ए के साथ आई आएगा और ओ के साथ औ आएगा। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये जो 11 स्वर होते हैं ना, ये व्यंजनों के साथ मात्रा रूप में जुड़ते हैं। किस रूप में जुड़ते हैं? मात्रा रूप में जुड़ते हैं तथा व्यंजनों को पूर्ण बना देते हैं, तथा व्यंजनों को पूर्ण बना देते हैं। व्यंजनों को पूर्ण बना देते हैं। देखो आपको पता है कि व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, आधे व्यंजन और पूरे व्यंजन। सीधी बात रखना, आधा है मतलब उसमें स्वर नहीं है और पूरा है मतलब उसमें स्वर है, और पूरे व्यंजन के साथ स्वर वास्तविक रूप में तो जुड़ने से रहा, मात्रा रूप में जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद एक बात ध्यान रखना, एक स्वर ऐसा है ए जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये बात भी ध्यान रखना। ए जो स्वर है, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैंने अभी अभी बताया कि व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 2 प्रकार के, कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। ठीक है, अर्ध व्यंजन और पूर्ण व्यंजन। व्यंजन 2 प्रकार के, कौन कौन से? अर्ध व्यंजन और पूर्ण व्यंजन। ठीक है, तो सरल बात याद रखनी, अर्ध मतलब आधे व्यंजन, अर्ध या आधे व्यंजन। ठीक है, अर्ध या जो आधे व्यंजन होते हैं, इन अर्ध या आधे व्यंजनों में स्वर नहीं होता, ये बात याद रखनी हर हाल में, स्वर नहीं होता। ठीक है, और दूसरा क्या आया हमारा? पूर्ण या पूरा व्यंजन। दूसरा क्या आ गया हमारा? पूर्ण या पूरा व्यंजन। तो आप पूरा व्यंजन भी बोल देते हो, पूर्ण व्यंजन भी बोल देते हो, तो पूर्ण या पूरा व्यंजन। तो ये जो पूर्ण या पूरा व्यंजन जो होता है इसमें स्वर होता है, बस ये बात याद रखनी, सिंपल सिंपल बात है। तो आधा है तो इसका मतलब उसमें स्वर की कमी है, इसलिए आधा है, स्वर नहीं होता, और पूरे व्यंजन में स्वर होता है।
ठीक है। अब आप देखिए पूर्ण या पूरे व्यंजन में जो स्वर होता है ना, वो ध्यान रखिए, इसमें स्वर होता है और किस रूप में जुड़ा होता है? मात्रा रूप में जुड़ा होता है, मात्रा रूप में जुड़ा होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सीधी सरल बातें हैं। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारी किसके बारे में कि स्वर जो व्यंजन के साथ जुड़ेंगे तो किस रूप में जुड़ेंगे? मात्रा रूप। अब अपने जोड़ के देखते हैं। तो आप ध्यान रखना, जैसे आधे कै में ए जुड़ा तो कै क्या हो जाएगा? पूरा। लेकिन आप देखो कि इसमें ए की कोई मात्रा नहीं लगी हुई, ए की कोई मात्रा नहीं। आधे कै में आ जुड़ा तो क्या बनेगा? का। तो आप देखो का में किसकी मात्रा लगी? आ की। इसका मतलब इसमें आ स्वर मौजूद है। और का में आ किस रूप में जुड़ा हुआ है? ये देखो इस तरह मात्रा रूप में जुड़ा, ये आ की मात्रा होती। आधे कै में छोटा ई जुड़ा तो क्या बना? की। ये गौर करो, ये देखो ये छोटे ई की मात्रा। आधे कै में बड़ी ई जुड़ा तो क्या बना? की। ये देखो ये बड़े ई की मात्रा। आधे कै में छोटा ऊ जुड़ा तो क्या बना? कु। तो ये देखो छोटे ऊ की मात्रा। आधे कै में बड़ा ऊ जुड़ा तो क्या बना? कु। ये देखो ये बड़े ऊ की मात्रा। और इंपॉर्टेंट, आधे कै में यदि री जुड़े तो क्या बनता है? क्री। और ये देखिए ये री की मात्रा ये होती है, री ऋषि वाला। जैसे पृथ्वी शब्द हो गया, कृष्ण शब्द हो गया, उनमें ये पै और कै में री नहीं लगा होता क्या? जैसे कृषि शब्द आता है तो उसमें ये, तो क्री किससे बना हुआ? आधे कै और री से। अब इसके बाद देखिए, आधे कै में यदि ए जोड़ा तो क्या बनेगा? के। ये ए की मात्रा है। आधे कै में आई जोड़ा तो क्या बना? कई। ये आई की मात्रा है। आधे कै में ओ जोड़ा तो क्या बना? को। ये ओ की मात्रा है। आधे कै में यदि आपने औ जोड़ा तो क्या बना? कऊ। ये औ की मात्रा है। ये लीजिए, ये बातें हैं हमारी किसके बारे में? स्वरों के मात्रा रूप के बारे में। अब गौर करना, ऐसा स्वर है जो किसी व्यंजन में जुड़े तो उसको पूरा तो बनाता है। सारे स्वर ऐसे होते हैं जो आधे व्यंजन में जुड़े तो उसको पूरा तो बनाते हैं। लेकिन ऐसा स्वर है जो पूरा तो बना देता है लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं होती। थ्योरी भी करवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा, आप मेरे तरीके से चलो, मैं आपको सब करवा दूंगा। करवाने के बाद आप मुझे बताना कि आपको बात समझ आई कि नहीं आई। स्पष्ट है? ठीक है। अब इसके बाद सुनिए आगे। एक बात ये तो ये होगी, दूसरी बात ये सुनिएगा कि आप गौर करो कि ये जो ए होता है ना, ए, इस पर वास्तविक रूप में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाती? एक। क्योंकि इस ए की भांति इसकी कोई मात्रा नहीं लगाओगे तो ये तो फिर कै रह जाएगा, के कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जिस ए की कोई मात्रा नहीं होती वो जब व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मजबूरी में हमें उसकी कितनी मात्रा लगानी पड़ती है? एक। ठीक है। और आधे कै में आई जोड़ो तो आई की वास्तविक रूप में कितनी मात्रा होती है? एक। लेकिन व्यंजन के साथ जुड़ता है तो इसकी मात्रा कितनी हो जाती है? दो। क्योंकि आप इस आई की भांति इस कै पर एक ही मात्रा लगाओगे तो एक लगाओगे तो ये तो के रह जाएगा, कई कैसे बनाओगे? तो कई बनाने के लिए हमें मजबूरी में कितनी मात्रा लगानी पड़ी? दो। ये इतनी बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? बताइए, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। तो एक बात मैं आपको ये पूछूं अगर कि दो मात्रा वाले स्वर कितने होते हैं, अगर ये पूछ लूं तो बताओ मुझे देख के कि दो मात्रा वाले स्वर कितने होते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान देना, यहां देखिए कोई भी ऐसा व्यंजन नहीं है, कोई भी जिस पर दो मात्रा लगी है स्वर, यहां भी नहीं। लेकिन यहां आकर आ गया ये रहा, ये क्या है? दो मात्रा वाला स्वर है। कौन सा? आई। ये बात याद रखना, मैं आपसे पूछूंगा, ये सब काम की बातें हैं और ये छोटी छोटी बातें आपकी संधि को इतना सरल बना देगी जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा यह ध्यान देना, दो मात्रा वाला स्वर कौन सा है? औ।
तो दो मात्रा वाले दो ही स्वर होते हैं, ऐ और औ। मैं आगे जाकर पूछूंगा आपसे, तो आप बताइएगा मुझे। हाँ जी, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं मैं। तो दो मात्रा वाले स्वर कितने हो गए? दो। कौन से? ऐ और औ। इतनी बात याद रखना, ऐ की भी दो मात्रा होती है जब व्यंजन के साथ जुड़ता है, और औ की भी कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा। अब ये बातें किसके बारे में? स्वरों के बारे में। अब अच्छा, मैं आपसे कोई पूर्ण व्यंजन दूं आपको और उसके टुकड़े करने को कहूं तो कर दोगे क्या? कुछ मैं व्यंजन लिख रहा हूं, उनके टुकड़े करने हैं, बताना क्या होंगे। क्री का टुकड़ा करके बताओ, क्री किसमें टूटेगा? का किसमें टूटेगा? कै किसमें टूटेगा? है ना? लू किसमें टूटेगा? है किसमें टूटेगा? ये टुकड़े करके बताओ मुझे, किसमें टूटे? कै किसमें टूटेगा? टी किसमें टूटेगा? है ना? सही किसमें टूटेगा? से किसमें टूटेगा? ये इसके टुकड़े क्या होंगे, मुझे कर करके बताना आप। हाँ जी, अब आप ध्यान देना, इनके टुकड़े करें तो आप देखो कि ये सारे के सारे पूर्ण व्यंजन है। अच्छा, एक मैं आधा व्यंजन भी लिख रहा हूं, जैसे ये मैंने प्यास शब्द लिखा, तो प्यास में पै क्या है? आधा। ठीक है, और तो इसके भी टुकड़े अगर होंगे कि नहीं होंगे, अपने ये भी चर्चा करनी है। जैसे ध्यान शब्द लिखा, तो ध्यान में दै क्या है? आधा है, ये भी। ठीक है, अब ये बातें अपने बढ़े आगे। ठीक है, अब सुनिए, अगर अपने क्री को तोड़ें तो ये टूटेगा आधे कै और री में। बात ध्यान रखना, क्योंकि आप देखो कै में किसकी मात्रा लगी है? री की। इसका मतलब इसमें री स्वर मौजूद है। ठीक है, महेंद्र सिंह बहुत बढ़िया, विशाबाश, बढ़िया उत्तर दिया। अभिषेक, ठीक है, गुजर, सब ने बढ़िया। लेकिन एक बात छोटी सी जो नहीं दे पाई, वो ध्यान रखना कि जैसे ही आप इस कै में से री स्वर अलग निकालते हो, तो पर निकलते ही व्यंजन क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये कै और री में नहीं टूटेगा, आधे कै और री में टूटेगा, क्योंकि री स्वर जैसे ही आपने इस व्यंजन से अलग किया, तो व्यंजन में से स्वर निकलते ही व्यंजन क्या रह जाता है? आधा। का किसमें टूटेगा? आधे कै और आ में। ये बड़े काम की बातें हैं। कै किसमें टूटेगा? आधे कै और ए में, क्योंकि ये पूरा कै है तो आधे कै और ए में टूट। टू किसमें टूटेगा? आधे ल और छोटे ऊ में, क्योंकि ये छोटे ऊ की मात्रा। टू किसमें टूटेगा? आधे द और बड़े ऊ में, ये बड़े ऊ की मात्रा। टू किसमें टूटेगा? आधे क्षय में और छोटे ऊ में। सी किसमें टूटेगा? आधे स और ई में। लीजिए, सही किसमें टूटेगा? आधे स और आई में। और आई किसमें? आई पर एक मात्रा होती है, एक मात्रा वाले में टूटेगा, क्योंकि एक मात्रा वाला आई जो स व्यंजन के साथ जुड़ेगा, तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? दो। सही। से किसमें टूटेगा? आधे स और ए में। इस ए पर कोई मात्रा नहीं होती वास्तविक रूप में, लेकिन ये व्यंजन के साथ जुड़ता है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? एक। ठीक है, अब इसके बाद अपने बात करें तो बात आती है कि प्यास और ध्यान शब्द है। तो प्यास में पै क्या है? आधा। तो ये केवल आधे पै के रूप में टूटेगा, क्योंकि किसी भी आधे व्यंजन में स्वर नहीं होता, तो इससे स्वर कैसे निकालोगे? है ही नहीं इसमें। दै भी किस में टूटेगा? केवल आधे दै में टूटेगा, और इसके टुकड़े नहीं। ये बात स्पष्ट है? ठीक है, अब यहां तक सारी बातें क्लियर होगी। अब यहां बताइए, इसमें यहां तक कोई दिक्कत है क्या? किसी को परेशानी है समझने में? अब एक छोटी सी अलग बात हमें और समझ, वो क्या है? वो आप ध्यान रखना कि आप सभी ना मुझे हर एक व्यंजन के साथ छोटे और बड़े ऊ की मात्रा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये स में किस ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ। ये क्षय में किस ऊ की? बड़े ऊ की। त्रय में किस ऊ की? बड़े ऊ की। पै में किस ऊ की? छोटे ऊ की। नय में किस ऊ की? छोटे ऊ की। ठीक है, कै में किस ऊ की? बड़े ऊ की। आप बता सकते हो, आराम से बता सकते हो छोटे और बड़े ऊ की मात्रा। लेकिन रै ऐसा व्यंजन है जिसके साथ हमें छोटे और बड़े ऊ की मात्रा का ज्ञान नहीं होता, वो ध्यान रखना। अब आप ध्यान रखना कि ये जो है रै के साथ ये तो छोटे ऊ की मात्रा है, और रै के साथ ये बड़े ऊ की मात्रा है। ये ध्यान रखनी आपने। ये जो सीधा सीधा बिना गोलाई के छोटा रूप दिया एक छोटे ऊ की, और इसको अब आप देखो बढ़ा दिया, एक गोलाई बढ़ा दी, इसमें गोलाई बढ़ा दी, तो किस ऊ की मात्रा हो गई? बड़े ऊ की मात्रा। ये रै के साथ किस ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। और ये रै के साथ किस ऊ की मात्रा? बड़े ऊ की।
क्योंकि देखो अन्य सभी व्यंजनों में मात्रा जो लगती है ना वो लगती है नीचे, देखो ये छोटे और बड़े की मात्रा नीचे लगती है, लेकिन रे में लगती है बराबर, तो इसलिए हमें इसका ज्ञान नहीं होता। आपनो तो क्या रह के बारे में आड़ू हिसाब है, आड़ू को मतलब सीधा साधा देसी हिसाब उज्जड़, अपना तो उज्जड़ हिसाब है, आड़ू हिसाब है भी कोई पहले दिनों आ मात्रा लगावे तो आ ही लगावे, कोई पहले दिनों रह गए सागे आ मात्रा लगावे तो आ ही लगावे, वो काम नहीं। ध्यान रखना है, फर्क है, सारी जगह आई ना चिपकाया करो, सारी जगह आ ना चिपकाया करो, छोटे और बड़े ऊ की मात्रा का ध्यान रखना, आगे जब शब्द आएंगे तो मैं बताऊंगा भी, ठीक है। अब इसमें आगे बात करें अपने, तो आप ध्यान रखना, अब जैसे उदाहरण के रूप में मैंने ये रू लिख रखा है ना, और ये बड़ा रू लिख रखा है, तो अगर इसके टुकड़े करने पड़ जाए तो ये रू जो है ये किस में टूटेगा, आधे रे और छोटे ऊ में, और ये रू किस में टूटेगा, आधे रे और बड़े ऊ में टूटेगा। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने नोट की है अभी, आप आपस में कितनी बातें करते हो, बड़ी अथाई करते हो तुम लोग आपस में, इसमें कोई अलग मजा है क्या? अगर कोई बहुत बड़ा मजा हो, विशेष मजा हो, तो फिर मैं भी आपके साथ सम्मिलित होके देखूं। अरे समय का अभाव है, ध्यान रखना, हमें ये सारी की सारी जो हिंदी है व्याकरण पूरी करनी है, 50 प्रश्न आने वाले हैं, मजाक नहीं है, तो अथाई थोड़ी सी कम करनी है, बातें थोड़ी कम, काम की बातें थोड़ी ज्यादा। अब एक तो नाम रखा है किसी ने AK-47 कार्बाइन, भाई चल ही जाओगे क्या कमेंट में ऐसे, है ना? तो बारिश आ रही है तो तुम अंदर रहो भाई, AK-47 तुम्हारे अंदर बारूद भरा हुआ गीला हो जाएगा, तुम फिस हो जाओगे, तो तू तो अंदर रह भाई मेरे। अब हाँ, पेपर का भी पता चल जाएगा, BSTC का कब है, मत चिंता करो, ठीक है। हाँ हाँ, बाकी सबका सही है, सब अपने अपने नाम को लेकर घबराओ मत, कुछ कुछ आते हैं बीच में बढ़िया वाले, ठीक है। तो ये बातें हुई हमारी किसके बारे में, स्वरों के बारे में, है ना। अब इसके बाद आगे अपने बात करें तो हमारी बात होगी किसके बारे में, व्यंजनों के बारे में, बढ़े आगे फिर स्वरों से आगे व्यंजनों के बारे में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि व्यंजन कितने होते हैं, 33। अब बात करें व्यंजन, एक ही पेज पर बड़े सलीके से सीखते हैं व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, 33। अब आप मुझे बताइए कि व्यंजन जो है इसमें वर्ग कितने होते हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं, तो आप ध्यान रखना, व्यंजनों में वर्ग जो होते हैं वो होते हैं 5, व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, क च ट त प, ध्यान, क च ट त और प, व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, क च ट त प, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि प्रत्येक वर्ग में आगे व्यंजन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। वर्ग थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, व्यंजनों में वर्ग कितने होते हैं, 5, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग में व्यंजन भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं प्रत्येक वर्ग में व्यंजन, ध्यान रखना, 1 2 3 4 और 5, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन, ठीक है। अब अपने इनको पूरा करें तो आता है ग और घ, ठीक है। अब क वर्ग के 5वें व्यंजन का विशेष ध्यान रखिएगा आप, क वर्ग का 5वां व्यंजन अड़य खाली नहीं होता, अंगय खाली होता, तो क ख ग ग अंग, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपने को मैं बता दूं, पहले स्पष्ट कर देता हूं सारी बात, कि प्रत्येक वर्ग का जो 5वां व्यंजन होता है ना, 5वां,
इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण या प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, या इसको कहते हैं प्रत्येक वर्ग का नासिकीय व्यंजन। ये नासिकीय नाम याद रखना आप। नासिकीय का मतलब ऐसे व्यंजन जिसको बोलते समय मुख के साथ साथ नासिका यानी नाक का प्रयोग। तो अगर आपने ये लिख दिया ना कि कै ख ग ग अड़े, तो अड़े में कोई नासिका का प्रयोग नहीं होता। कै ख ग घ अड़े कोई नासिका का प्रयोग नहीं हो रहा। जबकि प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन आपको पता है नासिकीय व्यंजन होता है। तो आप ध्यान रखना अड़े खाली नहीं होगा। अड़े खाली ये व्यंजन जो है इसमें डे के नीचे यहां बिंदु लगा होता है, ये होता है अड़े। और इसी डे के अगर आप बराबर बिंदु लगा दो तो ये कै वर्ग का पांचवा व्यंजन हो जाता है अंगे। तो इसलिए ध्यान रखना एक व्यंजन संधि में शब्द आता है वाक प्लस में। अब ये जो कै है ना, ये आप सीखोगे कि अपने पांचवें में देखो दो नियम होते हैं। एक नियम होता है कै चे टे ते पे अपने तीसरे में बदलता है, और एक होता है कै चे टे ते पे अपने पांचवें नासिकीय में बदलता है। ये नियम उसका है जिसमें कै अपने पांचवें में बदलेगा। अब आप देखो कै का पांचवा क्या होता है अंगय, और कै आधा है तो इसके स्थान पर अंगय भी क्या बनेगा आधा बनेगा। तो ये शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा। अब ध्यान रखना ये शब्द वार्ड में नहीं है ना, ये वाडम में है। ये क्या अंगय, तो ये शब्द है वांग में। वाक प्लस में से क्या बनता है वांग में। प्राक प्लस मुख, तो ध्यान रखना ये शब्द प्राडमुख नहीं है, कहीं इसको प्राडमुख बोल दो। ये शब्द है प्रांग मुख। छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि कै वर्ग का जो पांचवा व्यंजन है वो क्या होता है अंगय होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़े तो फिर पूरा करें छह जय जय और ये। जय वर्ग का पांचवा व्यंजन जो है वो क्या होता है ये खाली होता है। च छ जय जय ये। अब आप देखो ये में भी नासिका का अंगय, ये में भी नासिका का प्रयोग हो रहा है। फिर इसके बाद आगे बात करें तो अपने आएगा इसमें आगे और अणय। इसका टे वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या हो जाएगा अणय खाली। फिर इसके बाद आगे बात करें तो थे और न क्या हो जाएगा न, ये हो गया न। ठीक है, इसके बाद अपने आगे बात करें तो पै को पूरा करें तो फै पै और मैं। तो ये ध्यान रखना कि ये जो प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है ये नासिकीय व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, कै ये अणय न और मैं। कै क्या हो गया ये अंगे, ये अणय न और मैं ये होते। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए क्या बच गए ये रह ले। इसके बाद क्या बच गए ये रह ले, पूरा कर दो फिर ये रह ले और वह। और फिर क्या आ गया शह शलजम पहले आएगा। इन तीनों शह का क्रम ध्यान रखना, शह शलजम, शह षटकोण, शह स्लेट और अंत में क्या आएगा है ये आ जाए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और व्यंजनों में 5 ही वर्ग होते हैं। कै चे टे ते पे वर्ग कितने होते हैं 5 ही होते हैं भी ध्यान रखना, कै चे टे ते पे। और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन जो है वो क्या होता है नासिकीय व्यंजन होता है, ये भी ध्यान रखना। अब आप मुझे बताओ ये रह लवे कितने 4, तो इनका कोई भी वर्ग नहीं होता। तीनों शह और है भी कितने हैं 4, इनका भी कोई वर्ग नहीं होता। तीनों शह का क्रम ध्यान रखना, शह सलजम, शह षटकोण और शह स्लेट ये रहेगा। स्पष्ट है ये बात, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अब आप देखिए इन जो 33 व्यंजन हैं इनके अलावा 6 अन्य व्यंजन भी होते हैं। इनके अलावा अन्य व्यंजन कितने होते हैं 6 होते हैं। तो उन अन्य 6 व्यंजनों के बारे में अपने कल चर्चा करने वाले हैं। 33 व्यंजनों के अलावा अन्य व्यंजन कितने होते हैं 6, इनके बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इसी तरह अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा, आप जुड़े रहिएगा। मैं आपको जो है वो थ्योरिकल माध्यम से यानी व्याख्यात्मक माध्यम से भी और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, दोनों के माध्यम से पूरी व्याकरण करवाऊंगा आपको। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार है। ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए,
जितना ज्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर अवश्य कर दो ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके 50 प्रश्न हिंदी के कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप ये भरोसा रखिए। तो इसी तरह जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।